नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बारे में, जो सरकार ने 31 जुलाई 2023 अंतिम तिथि रखी थी। उस संबंध में हम बात करेंगे युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री करण रावत जी से। तो करण रावत जी, आपका हमारे इस एपिसोड में स्वागत है। थैंक यू सर। हाँ, तो करण रावत जी, हमारे दर्शकों की तरफ से मैं आपका अपने इस एपिसोड में स्वागत करता हूँ। नारद संचार के हमारे दर्शकों की ओर से आपको भी जानकारी होगी और आपने खुद भी कई लोगों के रिटर्न भरे होंगे। सरकार ने 31 जुलाई 2023 अंतिम तिथि रखी थी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। हाँ जी। जो भी नौकरी पेशा है और ऐसे लोग जिनके खातों को ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए 31 जुलाई 2023 अंतिम तिथि थी। अब हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं भर पाए हो, कोई ऐसी समस्या आ गई हो कि वो 31 जुलाई तक नहीं भर पाए, तो उनके लिए अब आगे क्या रास्ता है? इनकम टैक्स रिटर्न का वैसे जैसे आपने बताया 31 जुलाई लास्ट डेट थी, बिल्कुल सही बताया। 31 जुलाई इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी और बीओआई के लिए लास्ट डेट होती है जिनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते। अगर कोई 31 जुलाई तक नहीं भर पाया तो गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है कि आप 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न भर सकते हो, सेम असेसमेंट ईयर के। जैसे जुलाई 2023 जिनके लिए लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2023, वो 31 दिसंबर 2023 तक अपनी रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन उस केस में उनको कुछ पेनल्टी और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स ने एक सेक्शन इंसर्ट करा है, सेक्शन 234F, जिसमें उन्होंने एक लिमिट डिफाइन करी है कि जिसका टोटल इनकम 5 लाख से नीचे रहेगा उनको 1000 रुपए पेनल्टी भरना पड़ेगा रिटर्न भरते हुए, जो 31 जुलाई तक नहीं भर पाए। और जिनका टोटल इनकम 5 लाख रुपीज से ऊपर है उनको 5000 रुपीज का पेनल्टी भरना पड़ेगा अगर वो 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर से पहले रिटर्न भरना चाहते हैं तो। इसके अलावा एक सेक्शन और है 234A। 234A आपका लेट फाइलिंग फीस पे होता है, जो आपको 1% हर महीने का इंटरेस्ट देना होता है जितना भी आपका टैक्स अमाउंट बनता है। तो जैसे जैसे आपका जुलाई के बाद जितना महीने का डिले होगा उतने महीने का आपको एक महीने का 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा 234B, C, B सेक्शन होते हैं। 234B और C उन पे लागू होते हैं जिनको एडवांस टैक्स पे करना होता है। जैसे जिनका TDS लाइबिलिटी बनता है, उन्होंने टैक्स लाइबिलिटी बनता है लेकिन उन्होंने टैक्स लाइबिलिटी नहीं पे करा, तो उसका भी उनको इंटरेस्ट भरना पड़ता है इसमें। इसके साथ साथ उनका एक ड्रॉबैक या नुकसान ये होता है जैसे अगर आपने 31 जुलाई तक कोई अपनी रिटर्न नहीं भरी तो आपका जितना भी लॉस फ्रॉम एनी अदर सोर्स होता है, जैसे आपने लेट्स सपोज आपने कोई शेयर ट्रेडिंग करी या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची जिसमें आपका लॉस था, वो गवर्नमेंट आपको कैरी फॉरवर्ड करने का नहीं अलाउ करेगी अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरा। तो जो भी आपका लॉस होगा वो आपका लैप्स हो जाएगा उसी साल। अच्छा, उसका फायदा नहीं मिलेगा उसको? हाँ, जैसे जो लॉस हुआ था तो जनरली वो आपको जो है उसमें कम कर देते हैं आपकी इनकम में से। हाँ, वो आपको कैरी फॉरवर्ड अलाउ करते हैं कि जैसे आपको कोई लॉस हुआ है तो आप 4 साल तक उसको ले जा सकते हो आगे। शेयर्स के लॉस को या फिर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को 8 साल तक मेरे ख्याल से अलाउ करते हैं कि आप 8 साल में जब भी आपकी सोर्स से इनकम होगी आप उसके अगेंस्ट इस लॉस को सेट ऑफ करके कम टैक्स पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप 31 जुलाई तक अगर रिटर्न नहीं भरते तो आपके जितना भी कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस होता है वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, वो आपका लैप्स होता है। तो ये आपका नुकसान। तो ये एक नुकसान तो सीधा सीधा हो ही गया, मतलब 31 जुलाई तक आपने नहीं भरा तो लॉस का फायदा आपको आगे नहीं मिलेगा शेयर ट्रेडिंग के मामले में। नहीं, कोई सा भी लॉस हो। बाकी आपने बताया कि जो 5 लाख से कम जिनकी इनकम है वो अगर दिसंबर तक भरते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना देके और वो भर सकते हैं, और जिनकी 5 लाख रुपए से ऊपर की आय है उनको 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और भर सकते हैं। और दिसंबर के बाद भी भर सकते हैं क्या? दिसंबर के बाद आप गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, आप 31 दिसंबर ऑफ योर असेसमेंट ईयर तक ही आप ITR भर सकते हैं। पहले अलाउ होता था मार्च तक भी आप भर सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये रूल्स चेंज करके आपको 31 दिसंबर तक का डेडलाइन दिया है, उसके बाद आप नहीं भर सकते। ओके, ये हमने सुना था कि पहले जानकारी थोड़ी बहुत हमें जो पहले मिली थी कि भाई आप भरने को 31 मार्च तक भर सकते हो, लेकिन आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जो आपका अगर टैक्स बनता है, कुछ एक्स्ट्रा टैक्स बनता है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अब आप ये बता रहे हैं कि 31 दिसंबर के बाद आप तो अगर बाई चांस नहीं आप रिटर्न भर ही नहीं पाएंगे, रिटर्न नहीं तो नेक्स्ट ईयर में भर सकते हैं? नहीं, उस साल का फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं तो सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी कि भाई आपने क्यों नहीं भरा, क्या हुआ? सरकार एक्शन लेगी। ये तो मैं वॉलंटरीली बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं वॉलंटरीली भरना चाहूँ खुद से तो मैं 31 दिसंबर के बाद ही भर सकता। लेकिन मान लो मेरी इनकम थी 10 लाख रुपए और मैंने वो नहीं डिक्लेयर करी 31 दिसंबर तक भी, और गवर्नमेंट को कहीं से पता चलता है, जैसे आजकल सब जगह पैन लिंक्ड है, बैंक में आप जो भी ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स के पास जाती है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो इनकम टैक्स के पास जाती है, आप क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट करते हो वो इनकम टैक्स के पास जाती है। उन्होंने पूरे पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं जहाँ पे हर कंपनी को इंस्ट्रक्शन है कि आपकी लिमिट ब्रीच होगी तो आपको ये हमें रिपोर्ट करना है। अगर वहां से इनकम टैक्स पता चलता है कि आपने कोई
50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली और आपने इनकम टैक्स नहीं भरा या इनकम ITR ही नहीं भरी, तो आप इनकम टैक्स आपको नोटिस दे सकता है कि आप हमें बताओ कि आपने क्यों नहीं भरी और आपके पास ये पैसे कहाँ से आए जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी। वो गवर्नमेंट के पार्ट से एक्शन, वॉलंटरीली आप नहीं भर सकते 31 दिसंबर की। जी, तो हमारे दर्शकों को हम बता दें कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है अंतिम तिथि तक भर दी जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप भरते हैं तो जुर्माना लगेगा या जो भी शुल्क 1000 रुपए 5000 रुपए जिस दायरे में आप आते हैं उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और तब भी अगर आपने नहीं भरी है तो उसके बाद सरकार कोई भी एक्शन ले सकती है अगर सरकार के पास सूचना मिलती है। अच्छा करण जी, अगला सवाल हमारा है कि आप जब नौकरी करते थे और आप इनकम टैक्स के दायरे में आते थे तो आप रिटर्न भरते थे, उसके बाद आप रिटायर हो गए, आपकी इनकम कम हो गई और जो आमतौर पे 5 लाख रुपए तक की आय आपकी बिल्कुल कर मुक्त है, जो नया सिस्टम है उसमें बोला है 7 लाख रुपए तक की आय आपकी कर मुक्त है, आप उसके दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि पेंशन किसी को मिलती है किसी को नहीं भी मिलती है, आप उसके दायरे में आते ही नहीं। तो पहले आप रिटर्न भरते थे, तो क्या आपको अभी रिटर्न भरते रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए? इस चीज में मैं 2 तरीके से बताना चाहूंगा। एक तो जनरली आप अगर सीनियर सिटीजन ना भी हैं, अगर जैसे कोई आप नॉर्मल सिटीजन हो अंडर 60 और आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं बन रही, मतलब आप विद इन 2.5 लाख से कम आपकी इनकम है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना चाहूंगा और रिटायर्ड वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना चाहूंगा। काफी लोग पूछते हैं कि अगर हमारी टैक्सेबल इनकम में ITR भरनी चाहिए, क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो मेजरली देखा जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न से सिर्फ अपना रिटर्न डिक्लेयर मतलब इनकम डिक्लेयर करना ही मेजर सोर्स नहीं होता, इसके आपको और भी कई सारे फायदे मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करना है या हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करना है तो जनरली बैंक आपसे पिछले 3 साल की ITR मांगता है ताकि बैंक को एक प्रूफ मिले कि हाँ आपकी कोई इनकम है या आप मतलब उनका लोन में डिफॉल्ट नहीं करोगे, आप उनके पैसे वापस कर दोगे। तो एक तो आपको लोन लेने में आसानी होती है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है फिर भी अगर आपको ITR भरोगे तो आपको लोन लेने में आसानी होती है। प्लस आपको अगर वीजा अप्लाई करना है कहीं बाहर जाने के लिए तो सारी एम्बेसीज ऑलमोस्ट आपसे लास्ट 3 साल की ITR मांगती है, तो वीजा अप्रूवल में आपको फायदा होता है। प्लस एक चीज हम मिस कर जाते हैं, जैसे अगर हमारा कहीं पे TDS कटा है, क्योंकि TDS का लिमिट आपकी टैक्सेबल लिमिट से नहीं है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, जैसे आपका FD है कोई बैंक में, मान लेते हैं आपकी 5 लाख रुपए की FD है जिसपे आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर बैंक के ऊपर कुछ लायबिलिटी होती है आपका TDS काटने का, ये अगर आपका 1 साल में इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर या मुझे लिमिट अभी एक बार चेक करना पड़ेगा कितना है, उससे ऊपर जाता है तो बैंक आपका TDS काटता है। अब भले ही हमारा इंटरेस्ट का 50,000 रुपए है तो वो 2.5 लाख से तो काफी कम है, तो हम अगर ITR भरते हैं तो जो बैंक ने हमारा TDS काटा है उसका भी रिफंड ले सकते हैं। तो ये लोग काफी सारे कर देते हैं। सीनियर सिटीजन का मोस्टली सारा पैसा वो फिक्स डिपॉजिट में ही रखना चाहते हैं क्योंकि वो सबसे सिक्योर होता है और उनको इंटरेस्ट मंथली मिलता रहता है। तो काफी लोग ये इग्नोर करते हैं कि कहाँ उनका TDS कट रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता चलता कि मेरा फॉर्म 16 क्या है, मेरा 26 एज क्या है, TDS क्या होता है। तो एक फायदा ये होता है कि अगर आपका TDS कहीं पे कटा है और आपकी टैक्सेबल इनकम ही नहीं बन रही तो आपको उसका रिफंड मिल जाता है। प्लस एक फायदा अभी जैसे हमने बात करी थी जो कि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता अगर आप ITR नहीं भरोगे। तो अगर 1 साल में मेरा लॉस है, कोई भी इनकम नहीं है, तो अगर मैं ITR ही नहीं भरूंगा तो मेरा वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो उसी साल में लैप्स हो जाए। तो एक हमारा ये फायदा होता है। प्लस काफी सारी जगह पे इनकम टैक्स को एज अ ID प्रूफ ही आपका माना जाता है। अगर कहीं पे आपको एड्रेस पे ID प्रूफ देना होगा तो आप इनकम टैक्स की काफी जगह पे रिटर्न अपना दिखा के उससे आप वो अपना ID प्रूफ सर्टेन कर सकते हो कि हमारा एड्रेस और ये मेरा ID प्रूफ है। तो ये कुछ फायदे थे कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम भी ना हो तो ITR क्यों भरना चाहिए और क्या इसके एडिशनल फायदे होते हैं। तो ये आपने कई फायदे हमें गिनाए हैं कि आपकी इनकम बेशक उसके दायरे में नहीं आती है लेकिन फिर भी आपको ITR भरते रहना चाहिए, आपको उसके कई फायदे मिल सकते हैं। बैंक से लोन लेने में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको कहीं वीजा अप्लाई करना है उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, आपका शेयर ट्रेडिंग में या किसी तरह कोई लॉस हुआ तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने का उसका लाभ मिलेगा। ये आपने कई फायदे गिनाए, तो इससे ये लगता है कि रिटर्न आपको भरते रहनी चाहिए, वो आपकी एक तरह की आइडेंटिटी भी बड़ी पहचान आपको दिलाती है। एक सवाल और है जो कि भारत सरकार ने, हमारी वित्त मंत्री ने 2 ऑप्शन कर दिए हैं। एक तो पहले जो पुराना चल रहा था जिसमें आपको आपका जो PF कटता है उसका फायदा मिलता है, आपका जो इंश्योरेंस में आप किस्त देते हैं उसका फायदा मिलता है, आपका ये मेडिक्लेम वगैरह करते हैं उसका फायदा मिलता है, बच्चों की फीस का फायदा मिलता था, और हाउसिंग लोन में जो आप ब्याज देते हैं उसका उसमें कटौती हो जाती है। तो एक सिस्टम तो वो है जो पहले से चल ही रहा है, लेकिन सरकार ने नया जिसमें
उसमें कई वर्ग हैं उसमें अलग अलग, जैसे 2.5 लाख से 5 लाख तक, 5 से 7.5 लाख, 7.5 से 9 लाख, मतलब 5-6 उन्होंने अलग अलग स्लैब बनाए हैं। और उसमें ये कहा कि ये तमाम छूट नहीं मिलेगी आपको। जो हाउसिंग लोन के ब्याज की छूट है वो नहीं मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई की फीस पे देते हैं वो नहीं मिलेगी, आप अपने लिए बीमा करते हैं उसमें जो प्रीमियम जो किस्त देते हैं वो उसकी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें ये कहा कि आपको 7 लाख रुपए तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उससे ऊपर की आय होगी तो वो स्लैब के हिसाब से तब भी आपको उसके मुकाबले कम देना पड़ेगा, क्योंकि पुराने वाले में 2.5 से 5 में मेरे ख्याल से 5% है, और 5 से 10 में सीधा 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30% है। तो 5, 20 और 30, जबकि नया जो स्लैब उन्होंने दिया है उसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह 5% करके बढ़ाया है। तो अब जो नए बच्चे नौकरी पे लग रहे हैं, ज्यादातर बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पैकेज मिल रहे हैं, उनकी आय जो है सीधे इनकम के दायरे में आती है। तो उनके लिए कौन सी प्रणाली, पुरानी वाली या नई वाली, कौन सी ज्यादा बेहतर है? आपका इस बारे में क्या सुझाव? जैसे आपने बताया कि एक ओल्ड स्कीम था इनकम टैक्स का, और गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस करा इनकम टैक्स का, जिसमें उन्होंने स्लैब्स को और ज्यादा इंक्रीज करा, मतलब स्लैब्स को बाइफरकेशन इंक्रीज करा, प्लस टैक्स रेट को थोड़ा रैशनलाइज करा। ऐसे बता पाना कि कौन सी स्कीम अच्छी है कौन सी स्कीम बेकार है वो तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर स्कीम का अपना फायदा है, हर स्कीम का अपना नुकसान है। प्लस अगर इसमें देखा जाए कि अगर बीइंग नई जनरेशन जो है जो टैक्स सेविंग नहीं करना चाहती, जो नहीं चाहती कि मेरा पैसा 5 साल तक रुका रहे कहीं पे, क्योंकि आपका जितने भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट सब में 5 या 10 साल का लॉक इन रहता है। सिर्फ ELSS होता है जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि पैसा इकोनॉमी में आए, इंडिया का GDP बढ़े, लोग टैक्स सेविंग कम करें, खर्चे थोड़ा ज्यादा करें। इस हिसाब से गवर्नमेंट ने ये नई टैक्स रिजीम को डिफाइन करा है ताकि सेविंग्स कम हो और इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है। और ये केस टू केस वेरी करेगा कि इसकी क्या प्रेफरेंस है, कौन अपना मतलब कोई इनकम टैक्स सेविंग करता है या नहीं करता है, या किसी का ये है कि मैं तो जितने पैसे कमाता हूँ उतने खर्च कर देता हूँ, मुझे पैसे नहीं बचाने। तो उसके लिए तो जनरली न्यू टैक्स स्कीम ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आपको उसमें स्लैब्स ज्यादा मिल रहे हैं और आपको टैक्स रेट भी उस पुराने स्लैब्स के अकॉर्डिंग कम लग रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल पहले से टैक्स सेविंग करते हुए चल रहे हैं, जिनका HRA भी होता है, जिनका हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, पुरानी वाली स्कीम ही बेनिफिशियल रहेगी। प्लस अगर एक जनरल कंपैरिजन की जाए तो जो न्यू टैक्स रिजीम है वो कह सकते हैं कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए वो इंट्रोड्यूस कराई है। जो अभी भी बिग टैक्स प्लेयर्स हैं जिनकी टैक्स सेविंग्स होती है, जो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, प्लस अपना टैक्स सेविंग भी ATC वाला जैसे आपने बताया, ATD वाला बताया, हाउसिंग लोन वाला बताया, HRA वाला बताया, तो उनके लिए अभी भी ओल्ड स्कीम बेनिफिट। हमसे हमारे सवाल थे उनका जवाब दिया, और काफी कुछ हमें समझ में भी आया है कि हमें किस तरह इनकम टैक्स के मामले में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक शंका थी कि भाई अब हमारी इनकम, हम रिटायर्ड पर्सन है, हमारी इनकम जो है इनकम टैक्स के दायरे में आती नहीं, तो हम रिटर्न क्यों भरे? लेकिन आप पहले भरते थे तो आपको रिटर्न भरनी चाहिए, आपको रिटर्न भरने के फायदे ही मिलेंगे, उसका कोई नुकसान नहीं है। बल्कि आपका जो TDS कटा है, बैंक में ब्याज में जो पैसा कटा है, वो भी उल्टा वापस मिल जाएगा अगर आप, क्योंकि बैंक तो TDS काट देता है उसी को, इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आप टैक्स के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं, उनको तो TDS काटना है। लेकिन आपकी आय अगर 5 लाख भी नहीं है, 5 लाख से कम है, तो आपको आपका TDS वापस मिल जाएगा, इसलिए रिटर्न भरनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा, एनुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है। जी। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 31 दिसंबर 2023 तक आपके पास अभी भी समय है, आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं, और उसके लिए 1,000 रुपए या 5,000 रुपए जिस भी दायरे में आप आएंगे वो आपको भुगतान करना पड़ेगा, और आप अपनी रिटर्न अवश्य भरिए। जहाँ तक नए और पुराने सिस्टम की बात है, नए सिस्टम में मुझे लगता है कि जो नए लोग हैं जो अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि नया सिस्टम ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि सीधे 7 लाख तक की उनको छूट मिल रही है, और उसके ऊपर टैक्स का जो रेट है वो भी उसके मुकाबले थोड़ा कम ही होगा, 15% होगा या 10% भी हो सकता है, 10, 15, 20 इसके दायरे में आएंगे, जबकि वहाँ सीधे वो 20 या 30 के दायरे में आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक छोटी सी और क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जो आप बोल रहे थे कि 5 लाख रुपए तक के स्लैब पे कोई टैक्स नहीं है और 7 लाख के स्लैब पे कोई टैक्स नहीं है, वो वैसा नहीं है। वो गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स की छूट दे रखी है। गवर्नमेंट ने बोला है अगर आपका ओल्ड स्कीम में 12,500 रुपए तक टैक्स बनता है तो हम आपको छूट दे देंगे। तो 12,500 अगर आप स्लैब के अकॉर्डिंग जाओगे तो 5% ही बनता है, लेकिन मान लो आपकी शेयर ट्रेडिंग से इनकम है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो 15% से टैक्स होता है। तो हो सकता है आपकी टैक्सेबल इनकम अगर 4 लाख भी हो तो आपका टैक्स बन जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने छूट टैक्स की दी है, स्लैब में नहीं दी है। अगर आपका 12,500 से ऊपर का टैक्स बनेगा तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, 12,500 तक के टैक्स तक ही छूट मिलेगी। तो सिर्फ ये कहना है कि 5 लाख रुपए तक के स्लैब पे टैक्स नहीं है और 7 लाख के टैक्स है, वो थोड़ा सा गलत है। बस ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन है।
नहीं, वो ठीक है, हमें पता है कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है, अगर वो 5 लाख से 1 रुपए भी ऊपर चली जाती थी तो तब सीधा टैक्स लग जाएगा। और अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम रह गई या 5 लाख रुपए रह गई तब टैक्स नहीं मिलता। उस केस में भी टैक्स लग सकता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% टैक्स लगता है। अब एक केस लेते हैं कि आपका 4 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम है, 2.5 लाख आपकी नॉर्मल इनकम है, 1.5 लाख आपकी शेयर से इनकम है, तो 1.5 लाख पे आपका 15% टैक्स लगेगा, जो कि अप्रोक्सीमेट मतलब हो सकता है कि ऐसा भी केस हो सकता है कि आपकी 5 लाख से कम हो और आपका टैक्स उस पे लग जाए, क्योंकि टैक्स उस स्थिति में होगी जहाँ पे आपका शेयर ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। जहाँ पे भी जिस भी इनकम में आपका 5% से ज्यादा टैक्स रेट होगा, वहाँ पे ये सिनेरियो हो सकता है कि आपकी इनकम 5 लाख से भी कम हो तो भी टैक्स लगेगा, क्योंकि वो अलग चीज है ना उसमें कि आपने शेयर ट्रेडिंग की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया तो उस पे लगेगा। लेकिन आप नौकरी पेशा है आप और आपकी इनकम केवल वेतन से, सैलरी से है, तो आपका 5 लाख से कम होगा तो आपको नहीं देना पड़ेगा। वो 12,500 रुपए की सरकार ने 5% के हिसाब से छूट देगी। तो चीजों को स्पष्ट करने के लिए और कई शंकाओं को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आगे भी हम मुलाकात करते रहेंगे, जैसे जैसे नए मुद्दे आएंगे हमारे कोशिश रहेगी कि आपसे उनके समाधान, उनका सही क्या जवाब हो सकता है, क्या करना चाहिए, आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू।